हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग रीजनिंग के 11वें वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके 10 वीडियो को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न एसएससी की किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आगामी आने वाली कोई भी एसएससी की परीक्षा हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। आगे है 10, 13, 12, 17 और 14। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर दो सीरीज़ बन रही है। कौन कौन सी? तो एक देखिए 2, 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। एक ये सीरीज बन रही है। और दूसरी क्या बन रही है? 3 से 5, 5 से 7। अब 7 से यहाँ पर क्या होगा? तो अब यहाँ पे आपका 7 से अगर आप 9 करते हैं तो 9 से यहाँ कितना होना चाहिए? 7 से 9 और 9 से कितना हो जाता है? 11। तो यहाँ पर कितना है? 13 है। और यहाँ पे कितना है? 17 है। तो यहाँ पर देखिए 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर 13, 17 ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो आएगी वो आपकी अभाज्य संख्या ही आएगी। तो 7 के और 13 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या होती है? तो इसके बीच में आपकी 11 अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ये सम हो गई। और विषम संख्या अगर देखता तो 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से करता। लेकिन यहाँ पे विषम संख्या ने यहाँ अभाज्य संख्याओं को देख रहा है। यहाँ जो सीरीज बन रही है वो अभाज्य संख्याओं की बन रही है। तो यहाँ पे 9 ना होके 11 होगा, क्योंकि 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निमेश मेघना का इकलौता भाई है। निमेश जो है, निमेश ये मेघना का इकलौता भाई है। मेघना का भाई हो तो इसी जनरेशन में होगा। ये भाई हो गया और ये बहन हो गई। आगे कह रहा है, सुरभि निमेश की बेटी है। अब सुरभि जो है वो निमेश की बेटी है। ये निमेश की बेटी है। मेघना और नेहा बहनें हैं। तो मेघना और नेहा ये दोनों क्या हैं? बहन हैं। मतलब नेहा और मेघना निमेश की बहन है। आगे क्या कह रहा है, मणि कर्ण का बेटा है। अब मणि जो है वो कर्ण का बेटा है जो कि मेघना का पति है। मतलब कर्ण किसका पति है? कर्ण मेघना का पति है। तो यहाँ पर नेहा को आप इधर लिख दीजिए, जो कि ये तीनों भाई बहन है। तो नेहा को आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पर नेहा होगी, ये बहन हो गई, निमेश की बहन नेहा भी है और निमेश की बहन मेघना भी है। अब मेघना का पति कौन है? मेघना का पति कर्ण है, उसका बेटा मणि है। तो यहाँ इनका पति कौन हो गया? कर्ण। और इनका बेटा क्या हो गया? मणि हो गया। यहाँ मणि हो गया। अब इसमें ये पति पत्नी है, इसलिए यहाँ पे इस तरह का निशान मैंने लगा दिया। और ये आपका प्लस हो गया और यहाँ पर भी प्लस हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है। प्लस का मतलब ये मेल है और माइनस का मतलब ये फीमेल है। आगे कह रहा है आपसे, मणि का सुरभि से क्या संबंध है? मणि का संबंध आपको बताना है सुरभि से क्या है। तो सुरभि का मणि क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो सुरभि के पिता कौन है? निमेश। और ये कौन है? निमेश की बहन है। मतलब सुरभि की ये बुआ हो गई और ये फूफा हो गए और उनका लड़का हो गया, मतलब फुफेरा भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो गया। यानी कि दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, दी गई शीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया है। इस प्रकार से बने बॉक्स में जो पान के पत्ते के आकार को है दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा? यानी कि जो पान का पत्ता है इसके विपरीत फलक कौन सा होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको विपरीत फलक कैसे पता करना है? एक फलक को आप छोड़ देंगे, इसका विपरीत ये हो गया और इसका विपरीत ये हो गया और इसका विपरीत कौन सा हो गया? ये हो गया। यानी कि पान के पत्ते का जो विपरीत है ये वाला फिगर हो गया, जो इस तरह से बना हुआ है ये वाला फिगर हो गया। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर
बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो गया। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। ये ओपन डाइस से संबंधित प्रश्न है। इसको हमने 2-3 बार पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है कि एक फलक को छोड़ के और इसका हम विपरीत निकालते हैं। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, यदि निम्नांकित व्यंजक में भागा और ऋण के स्थानों को आपस में बदल दिया जाए और अंकों 2 और 4 के स्थानों को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है, इसमें कह रहा है कि भागा को आप ऋण कर दीजिए और ऋण को आप भागा कर दीजिए और 2 के स्थान पे 4 और 4 के स्थान पे 2 कर दीजिए। तो यहाँ हम करके देख ले रहे हैं। 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 2 और 2 के स्थान पे 4 हो गया और यहाँ पे 6 है, ऋण हो गया और यहाँ पे 6, 4 के स्थान पे 2, 8 और यहाँ पे भागा 3, 1 और 2 के स्थान पे कितना हो गया 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 बार में कट जाएगा और यहाँ आप 2 घटा देंगे, कितना आ गया 242, यहाँ 2 घट जाएगा ना, 46 है, 244, यही आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए 244 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आप सबसे पहले कोडिंग कर लेंगे। 3, 7, 18, 20, 4, 10, 23, 1, 24, 21, 11 और 13 कोडिंग कर लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है, तो 3 से 4 हो रहा है मतलब +1, 7 से 10 हो रहा है मतलब +3 हो रहा है, 18 से 23 हो रहा है तो +5 हो रहा है और 20 से 1 हो रहा है, यानी 20, 6, 26 और 1 यानी कि 7 की वृद्धि हो रही है। 1, 3, 5, 7 ऐसे वृद्धि करा है, तो आपको यहाँ पर वही चीज़ कर देना है। तो यहाँ पर देखिए x मतलब 24 और 1 वृद्धि होगा 25 मतलब y हो गया और 21 में आपको 3 ऐड करना है, 21, 3, 24 x हो गया। 11 में आपको 5 ऐड करना है, 11, 5, 16 p हो गया और 13 में आपको 7 ऐड करना है, 13, 7, 20 t हो गया। तो yxpt यही आपका राइट आंसर हो गया। yxpt ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो यहाँ पर देख लीजिए 132:501 समानुपाते 2364 क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर लेना है। 3, 2, 5 और 1 6, यहाँ पर 5 और 1 6, इसको भी आप अगर आप ऐड करते हैं तो 10, 6 और 4 10 और 5 15। तो यहाँ पर भी जो भी संख्या आएगी उसके अंकों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, 5073 पहला ऑप्शन है और पहले ऑप्शन को ही ऐड करने पे आपका 15 आ जाएगा। दूसरा देख लीजिए तो 3474, 15 से ज़्यादा आएगा, मतलब आगे की सभी जितना भी आपका ऑप्शन दिया है उनको जोड़ेंगे अंकों को तो 15 से ज़्यादा ही आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 5073 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आइए हम सातवां प्रश्न देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सा रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे इस संख्या का जो पहली संख्या है इसका वर्ग कर रहा है और इसको घटा रहा है। यहाँ देखिए 9 9 81 माइनस 42 कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 9 और यहाँ 3 यानी कि कितना आ गया 39 आपका यहाँ पे आ गया। अब सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 98, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 98 200 यानी कि यहाँ पे 46 आ गया और 46 यहाँ पे है। सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और इसमें से आपको 80 घटाना है, कितना आ गया यहाँ पे 89 यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 89 आ गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में 89 है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सातवें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर ये आकृतियाँ दी गई हैं, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी ये आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले इक्वल टू को यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये दूसरे वाले में यहाँ आ गया, तीसरे वाले में यहाँ आ गया, मतलब चौथे वाले में फिर से अपनी पोजीशन पे ही आ जाएगा। ये इस तरह से इसको
इसके क्रम को चेंज कर रहा है, यानी कि बराबर को यहाँ कर दिया और गुणे को यहाँ कर दिया, तो त्रिभुज को फिर से यहाँ कर दिया। ये देखिए, अब यहाँ पे इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ किया, तो क्रॉस को फिर से यहाँ पे कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस को बीच में करेगा और ये त्रिभुज को यहाँ कर देगा, तो इक्वल टू आपका फिर से इधर आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में द लाइट हाउस को ZUCHIPIN, हाउस इज बिग को MOTIMZU और द बिग गार्डन को RIZTIMPIN लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में लाइट को क्या लिखा जाएगा, आपको ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले देखना है इसमें कॉमन क्या है। तो इधर कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए आपको लाइट का निकालना है। यहाँ पर दी का कोड और कहीं दिया, यहाँ पर दिया हुआ है, तो दी का कोड यहाँ पर है, दी का कोड दी यहाँ पर दिया हुआ है, इनका कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर PIN और PIN ये कॉमन है, मतलब दी का कोड क्या हो गया, PIN हो गया। अब आपको हाउस का भी निकालना है। हाउस यहाँ पे है, ये आपका हाउस हो गया और यहाँ पे हाउस हो गया। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ZU और ZU ये कॉमन है। तो एक बचा लाइट, यहाँ पर एक बचा, तो लाइट का कोड क्या हो गया, CHI, यही आपका लाइट का कोड हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया, यानी कि 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब आइए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित चित्रों में एक कागज़ को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज़ को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज़ को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, आपको ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देख के उत्तर देना है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। 10वें प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। आइए हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए श्रृंखला दी गई है 2, 4, 16, 256 और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको ज्ञात करना है। तो 2 में 2 से गुणा करेगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 में 2 से गुणा किया 4 आ गया। अब 4 में क्या किया, 4 से गुणा किया तो 16 आ गया। 16 में अगर आप 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा, 256 आ जाएगा। अब 256 में आपको 256 से गुणा करना है और यहाँ पे वह संख्या आ जाएगी। इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। 256 में 256 का जब आप गुणा करेंगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा, तो इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोडिंग करना है। 8, 19, 9, 15, 12, 15, 22, 5, 21, 3, 24 और यहाँ पे 1। अब देखिए इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, यहाँ पर देखिए 8 और 7 15 यानी कि +7 हो गया। 7 और यहाँ पे कितना हो गया 22, यानी कि 15 और 22 में 7 अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। 15 7 22। अब 22 में अगर आप 7 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। कैसे, तो 22 4 26 और 3 उधर ऐड करेंगे तो कितना हो गया 4 3 7 यानी कि +7 हो गया। तो यहाँ पर भी आपको +7 करना है। 3 में 7 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा और 10 जे का होता है। जे किसी ऑप्शन में है आपका, 2 ऑप्शन में है। एक स्टेप आप और चल दीजिए। यहाँ देखिए 19 है और यहाँ पे कितना है 12, तो 19 और 12, 12 और 7 19। यहाँ पर भी क्या हो रहा है -7। अब यहाँ पे -7 हो रहा है। अब 12 से कितना हो गया 5, यहाँ पर -7 हो गया। अब 5 से कितना हो गया 24, तो 5 इधर और 2 इधर, मतलब -7 यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर भी आप -7 करेंगे तो 24 में -7 जब आप करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 इधर हो गया और 3 उधर यानी कि 17। यहाँ पे आपका आ जाएगा Q, JQ किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो JQ आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ए आपका राइट आंसर हो गया। आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो गया। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। क्योंकि एक ही ऑप्शन में JQ है तो आगे हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 13वां प्रश्न कह रहा है, एक साबुन का मूल्य ₹7 और एक कलम का मूल्य ₹5 है। राजेश ने ₹38 में ये दोनों चीज़ें खरीदी।
उसने कितने साबुन खरीदे, आपसे पूछ रहा है कितने साबुन खरीदे। तो इस प्रश्न को हम ऑप्शन से चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कितने साबुन खरीदे, तो ऑप्शन में साबुन की संख्या दी गई है, तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अगर हम लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है ए में दिया हुआ है 4 साबुन, तो साबुन का दाम कितना है 7 रुपये है, तो 7 चौक कितना हो गया 28, बचा कितना 38, 10 28, यानी कि 10 रुपये बचे, तो 10 में उसे 2 पेन मिल जाएगा। 28 में 4 साबुन मिल गया और 10 रुपये में, चूँकि 5 रुपये एक पेन का दाम है, तो 10 रुपये में 2 पेन मिल जाएगा। अब अगर हम बी लेते हैं, बी में कितना दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 5 अगर लेते हैं तो 5 में 7 से गुणा करेंगे, 7 बचे 35, बचेगा कितना रुपये 3 रुपये केवल बचेगा। 3 में तो एक भी पेन नहीं मिलेगा, और कहा है कि साबुन और पेन दोनों खरीदा है, तो यहाँ पर तो ये होगा नहीं, क्योंकि पूरा आना चाहिए, उसे पेन भी खरीदना है और साबुन भी खरीदना है, 3 रुपये में तो कोई मिलेगा नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। अगर इसी तरह से सी को आपका आंसर ए ही आ गया, क्योंकि एक ए में आपका 4 पेन हो गया और 4 साबुन हो गया और 2 पेन हो गया, यहाँ पे दोनों चीज़ें उसने खरीद ली 38 रुपये में, लेकिन यहाँ पर 3 रुपये बच जा रहा है, इसमें पेन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सी को देखते हैं तो सी में देखिए 2 दिया हुआ है, तो 2 गुणे 7 अगर करते हैं 14 हो गया। अब यहाँ पे कितना 38 रुपये टोटल दिए थे उसने, तो यहाँ पे आपका 24 रुपये हो गया, 24 और 14 कितना हो गया 38, तो 24 रुपये में उसे 4 पेन मिलेगा और 4 रुपये बच जाएगा। अब 4 रुपये का वो पेन तोड़ के थोड़ी ले पाएगा, पूरा पेन चाहिए ना। आप दुकान पे जाएंगे कहेंगे आधा साबुन दीजिए या आधा पेन दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है, दुकानदार आपको भगा देगा, आधा नहीं मिलता है, पूरा ही मिलता है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, जहाँ पर संपूर्ण यानी कि पूरा आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका 4 साबुन हो गया पूरा और 2 पेन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इससे आप आसानी से लगा सकते हैं, बाकी एक्सप्लेन करके अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है। आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। ये कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है कुछ पतंग जहाज हैं, कुछ पतंग जहाज हैं, यहाँ बना लीजिए, ये पतंग हो गए और कुछ पतंग क्या हैं जहाज हैं, जहाज हो गए। दूसरा कथन कह रहा है सभी जहाज जैपेलिन हैं, सभी जहाज क्या हैं जैपेलिन, जैपेलिन है, सभी जहाज जैपेलिन हैं। जैपेलिन क्या होता है हमें नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। सभी जहाज क्या हैं जैपेलिन हैं। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, निष्कर्ष आपसे पहला कह रहा है कुछ पतंग जैपेलिन है, तो कुछ पतंग जैपेलिन है, जैपेलिन पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, तो इसमें कुछ पतंग जैपेलिन है, आपका निष्कर्ष पहला सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा कह रहा है सभी जैपेलिन जहाज हैं, तो सभी जैपेलिन जहाज नहीं है, सभी जहाज जैपेलिन हैं, यानी कि यह दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया, केवल एक निष्कर्ष सही है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। आइए हम 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है 8 व्यक्ति एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 8 व्यक्ति को आप बना लीजिए, यहाँ पर एक वृत्त बना लीजिए और 8 व्यक्ति यहाँ पे बैठा दीजिए। ये 8 लोग बैठ गए वृत्त की तरफ मुख करके। प्रश्न कह रहा है आरुष रीता के विपरीत बैठा है, आरुष को आप रीता के विपरीत बैठा दीजिए, यहाँ आरुष हो गया, रीता के विपरीत मतलब रीता यहाँ पर हो गई। फिर कह रहा है राकेश और आरुष के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, अब राकेश और आरुष के मध्य 2 व्यक्ति हैं, यानी कि राकेश यहाँ पर बैठ सकता है और राकेश यहाँ पर भी बैठ सकता है, क्योंकि दिशा नहीं दिया हुआ है, बायां दायां नहीं दिया हुआ, कह रहा है राकेश और आरुष के मध्य 2 लोग हैं, तो यहाँ भी 2 बैठ सकते हैं, यहाँ भी 2 बैठ सकते हैं। एक को आगे हम चल के हटा देंगे जैसा प्रश्न में कहेगा। उसके बाद देखिए कह रहा है अंकिता आरुष के दाईं ओर और उर्वशी के विपरीत बैठी है। अंकिता जो है वो आरुष के दाईं ओर, अंकिता आरुष के दाईं ओर मतलब इधर बैठी है, कहाँ बैठी है क्लियर नहीं है। अंकिता आरुष के दाईं ओर बैठी है और उसके विपरीत कौन बैठा है, उर्वशी बैठी है। अभी अंकिता का स्थान क्लियर नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं अनु रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है। अब अनु जो है वो रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है, मतलब कि रीता है यहाँ अनु होगी तो यहाँ पे उर्वशी होगी, क्योंकि अनु जो है रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है, यहाँ उर्वशी हो गई। अब इनका स्थान क्लियर होगा। अब आप कहेंगे इधर क्यों नहीं अनु बैठ सकती है, तो अगर आप अनु को इधर बैठाएंगे तो उर्वशी को यहाँ बैठाना पड़ेगा,
तो जब उर्वशी को यहाँ बैठाएंगे तो अंकिता को इधर बैठाना पड़ेगा, तो ये आरुष के बाईं हो जाएगा। लेकिन आपसे पहले ही कह दिया है कि आरुष के दाहिनी और अंकिता बैठी है, मतलब जो उर्वशी है उसको आपको इधर ही बैठाना पड़ेगा। तो रीता और उर्वशी के बीच में कौन हो गया, अनु हो गई। और अनु उर्वशी के विपरीत कौन बैठा है, यहाँ पे अंकिता बैठी है। ये आपको पहले ही कहा है, प्रश्न में पहले ही कहा है कि आरुष के दाईं ओर कौन बैठा है, अंकिता बैठी है। कितना दायां बैठी है ये नहीं क्लियर किया है, तो अब आपका क्लियर हो गया, यहाँ पे अंकिता है, यहाँ पर उर्वशी है। अब आगे देखते हैं, अनु रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है, हो गया। अंकिता रोहन और राकेश के बीच में बैठी है। अंकिता जो है रोहन और राकेश, तो यहाँ राकेश हो गया, यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ रोहन हो जाएगा। अंकिता रोहन और राकेश के बीच में बैठी है। अमन रोहन के बाईं ओर बैठा है। अब अमन जो है वो रोहन के बाईं ओर, बायां इधर होगा, यहाँ पर कौन बैठ गया, अमन बाईं ओर बैठा है। इस प्रश्न में ये क्लियर नहीं किया हुआ बाईं ओर दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे, ये क्लियर नहीं किया हुआ है। तो यहाँ आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है आरुष और उर्वशी के बीच में कौन बैठा है। तो आरुष और उर्वशी के बीच में कौन बैठा है, अमन बैठा है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, अमन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इस प्रश्न को आप एक बार दो बार और रिवाइज करके देख लीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका के है, ये यस है, तो के आगे यस है, यहाँ पर के आगे हम यस को फिल कर देंगे। के पहले सी है तो के पहले हम सी को फिल कर देंगे। सी के पहले आर है तो सी के पहले यहाँ पर आर को फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आर सी के यस इतना तो मिल गया। आर के आगे सी है, अब आर के आगे यहाँ पर क्या है, यू है। पहले आर के पहले क्या दिख रहा है, यू, तो यहाँ पर आर के पहले क्या भर देंगे, यू भर देंगे। यहाँ पर भी आर के पहले यू भर देंगे, मतलब यस यू आर सी के, यस यू आर सी के यस। उसके बाद यहाँ पर देखिए यस यू आर सी के, फिर यहाँ पे यस यू होना चाहिए। यहाँ स्पेस देख लीजिए, गलत है क्या कुछ, सी के बाद एक ही स्पेस है, यहाँ पर ये स्पेस नहीं है। तो यस यू आर सी, अब यहाँ सी के आगे क्या है, के है, के हो गया। यहाँ पर एक स्पेस नहीं था, एक स्पेस हमने एक्स्ट्रा लिख दिया था यहाँ पे। तो यस यू आर सी के, यहाँ पर भी यस यू आर सी और के, यही आपका राइट आंसर हो गया। आपने फिल क्या क्या किया है, तो यू सी यू आर यस के आर के, यही आपने फिल किया है। देख लीजिए यू सी यू आर एस के आर के, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। यहाँ पर एक ही स्पेस था, दो स्पेस नहीं था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति है। अब यहाँ पर आप आकृति को घुमा सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से अगर आप ध्यान से देखिए तो बी और डी तो आपका नहीं होगा, ए और सी में से आपका कोई एक हो सकता है। और ए में अगर आप देखते हैं ध्यान से तो यहाँ पर जो वृत्त अंतर बनाया हुआ है, इसमें आधा जो अर्धवृत्त जो बनाया इसके इस तरह से लाइन खींच दिया, और इस तरह से लाइन नहीं होगा आपका। यहाँ पे अगर इस अर्धवृत्त के पैरेलल में लाइन है, देखिए यहाँ पे ये अर्धवृत्त इसके पैरेलल में लाइन है, अगर इस तरह से होता तो ये आपका राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे नहीं है, मतलब ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगर आप आकृति को घुमाते हैं तो सी में आपको यह प्राप्त हो जाएगा। आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है 6 मित्र प्रेरणा, प्रियंका, राहुल, विशाल, तुषार और श्रुति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रियंका तुषार के ठीक बाएं बैठी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लीजिए एक गोल मेज, 2 4 और 2 6 लोग हो गए। अब कह रहा है आपसे प्रियंका तुषार के ठीक बाएं बैठी है। तो तुषार के ठीक बाएं, यहाँ तुषार अगर बैठा है तो इसके ठीक बाएं मतलब इधर प्रियंका बैठी है, यहाँ प्रियंका हो गई। ये इधर बायां होता है और इधर क्या होता है, दायां होता है, ये बायां होता है। आगे कह रहा है विशाल राहुल के ठीक बाएं बैठा है। अब विशाल जो है वो राहुल के ठीक बाएं, यहाँ हम विशाल को अगर बैठा लेते हैं तो राहुल के ठीक बाएं, तो राहुल अगर यहाँ बैठेगा तो इसके ठीक, अच्छा बाएं कह रहा है ना,
बाएं मतलब इधर, तो राहुल के बाएं कौन बैठा है, ठीक विशाल, यहाँ पर बैठाते हैं। यहाँ पर भी आप इन दोनों को बैठा सकते हैं। राहुल के बाएं, बायां इधर से चलेगा, यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, विशाल राहुल के ठीक बाएं बैठा है, प्रेरणा विशाल के दाएं, दाएं से दूसरे स्थान पर। अब जो प्रेरणा है वो विशाल के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो दायां इधर चलेगा, 1 2 यहाँ पे बैठेगी कौन, प्रेरणा। अगर विशाल को यहाँ मानते हैं तो यहाँ पहले से प्रियंका बैठी, मतलब विशाल यहाँ नहीं होगा। विशाल के दाएं 1 और 2 कौन है, प्रेरणा यहाँ पे है, ये प्रेरणा बैठी है। अब आगे क्या कह रहा है, प्रेरणा राहुल और श्रुति के बीच में बैठी है। अब जो प्रेरणा है वो राहुल और श्रुति के बीच में, मतलब यहाँ पर श्रुति हो गई। राहुल और श्रुति के बीच में कौन बैठी है, प्रेरणा बैठी है। तो सभी लोग बैठ गए। आपसे पूछ रहा है प्रेरणा और विशाल के बीच में कौन बैठा है। अब प्रेरणा और विशाल के बीच में कौन बैठा है, आर मतलब कौन है, राहुल। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इन दोनों की स्थिति पहले से क्लियर नहीं थी, इसलिए यहाँ भी बैठ सकते थे, यहाँ भी बैठ सकते थे। बाद में क्लियर हो गया कि इसके दाहिने तरफ कौन बैठेगी, प्रेरणा बैठेगी। तो अगर यहाँ बैठता तो दाहिने तरफ इधर चलता, तो यहाँ पहले से प्रियंका बैठी है, मतलब इनका स्थान यहाँ पर ही है। ये दोनों स्थान हमने गायब कर दिया। बाकी आपका यहाँ पे सारे लोग बैठ गए और आपका उत्तर आ गया आसानी से। आइए हम 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में GRAPES को 66 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PRAISE को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इनका सबसे पहले आप कोड करके ऐड कर लीजिए, अगर इतना आता है तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा। तो जी का होता है 7, 18, 1, 16, 5 और यहाँ पे 19। तो 19 और 1 हो गया आपका 20, और 20 और 18 38, 20 और 18 कितना हो गया 38, 38 और 6, 38 6 हो गया आपका 44 और 10 54, 54 और 5 59 और 7 66, 66 आ गया आपका। मतलब यहाँ पर भी आपको इनका कोड करके ऐड करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 16, 18, 1, 9, 19 और 5। तो 19 और 1 20 यहाँ पर भी हो गया, 20 और यहाँ पर 18, 20 18 38, 38 और आपका 38 और 6 यहाँ पर भी 6 हो गया, 38 6 44 10 54, 54 और 5 54 5 हो गया 59 59 9, यहाँ पे कितना हो गया 68। देख लीजिए 68 आपका किससे ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया, यानी कि 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। आइए हम 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया कैनबरा से संबंधित है उसी प्रकार फ्रांस किससे संबंधित हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है, तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको राजधानी के बारे में जब पता रहेगा तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई प्रश्न समझने में परेशानी हो रही है या सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित आपको प्रश्नों को समझने में दिक्कत हो रही है, तो इसका जो फुल वीडियो हमने बताया हुआ उसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय